गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर नंबर 10 को डील करेंगे। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में, तो लास्ट लेक्चर में डियर हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टील के बारे में। स्टील में हम लोगों ने लो कार्बन स्टील को डिस्कस किया था, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे डियर, उसी के आगे बढ़ेंगे। और हमने आपको ये भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल में हमने आपको बताया था फेरस मेटल क्या होते हैं और नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं, एलॉय क्या होते हैं, है ना। इन सब चीज़ों को हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा अब नेक्स्ट मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे स्टेनलेस स्टील के बारे में, जिसे हम लोग एसएस के नाम से जानते हैं, स्टेनलेस स्टील, है ना। अब इसमें आप दो चीज़ समझते होंगे। स्टेनलेस स्टील में आपने सुना होगा हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील, ऐसा आपने नाम सुना होगा। तो जैसा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन की जब हम बात कर रहे थे, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि स्टील में मैक्सिमम परसेंट ऑफ कार्बन 1.5 तक हो, या अप टू किसी बुक में आपको अप टू 2% कार्बन दिख जाएगा, तो इसी को हम लोग स्टील बोलते थे। और जैसे ही ये कार्बन परसेंट 2% से 6% तक हो या 6.2% तक हो, तो इसे हम लोग कास्ट आयरन बोलते थे। तो ये था हमारा स्टील और कास्ट आयरन में डिफरेंस। अब स्टील में जैसा कि हमने कहा कि 1.5% तक कार्बन होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था एक अलग अलग प्रॉपर्टीज की स्टील। हमने आपको बताया था लो कार्बन स्टील के बारे में 0.4% तक कार्बन आपको बताया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया मीडियम कार्बन स्टील 0.6% तक। देन आफ्टर हमने आपको बताया हाई कार्बन स्टील, इसमें आपको हमने बताया 0.6 से 1.4% तक, या इसी को इस तरीके से पढ़ते हैं 0.8 से 1.5% तक। तो इस तरीके से परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको लास्ट लेक्चर में हमने आपको इन सभी का डील किया था। तो अब हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताई थी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होगा तो उस स्टील का बिहेवियर कैसा होगा, उसके यूज क्या क्या होंगे, और साथ में हमने आपको एप्लीकेशन भी बताए थे। देन आफ्टर आइए हम लोग शुरू करते हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में। आप लोग देखिए, जब भी स्टील नाम लिया जाए तो एक चीज़ सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि हम इंजीनियर्स की मतलब ये कहा जाता है कि अगर हम लोग स्टील का मतलब, ये देखिए स्टील का मतलब हम लोग उन बर्तनों से समझें जो हमारे लिए चमकदार हों, जो हमारे लिए खूब प्लेन हो, उसकी सरफेस बहुत स्मूथ हो, उसे अगर हम लोग स्टील समझें तो ये हमारे लिए गलत बात है। ये स्टील उनके लिए हो सकता है जिन्होंने स्टील की परिभाषा ना जानी होगी। अगर हम स्टील की परिभाषा जान रहे हैं तो सिंपल सा स्टील का मतलब हमें समझना चाहिए आयरन। स्टील का मतलब हमें समझना चाहिए आयरन। जितनी भी स्टील फैक्ट्री हैं वो स्टील का मतलब आयरन की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो ये हमारा होता है। अब उसी की कैटेगरी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अब सपोज करिए कि ये सारे हमारे पास स्टील तो बन गए, लेकिन अगर इन स्टील को हम लोग एटमॉस्फेयर के कंटेंट में यूज करेंगे, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, साथ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा वहाँ यूज करेंगे, साथ में अगर वेपर के कांटेक्ट में हो, जैसे टरबाइन की ब्लेड लगातार वेपर के, स्टीम वेपर के कांटेक्ट में होती है, तो इस तरीके की जगहों पर अगर हम लोग इन तीनों स्टील के मटेरियल का यूज करेंगे, वहाँ पर माय डियर बहुत ज़्यादा कोरोजन स्टार्ट होगा, जिससे कुछ दिन बाद, जिसे हम लोग बोलते हैं जंग, इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। कुछ दिन बाद वह मटेरियल आप कोरोजन होते होते फील वीक हो जाएगा और अपने टारगेट में फेल कर जाएगा। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील लाए। इस स्टेनलेस स्टील में जो हम लोगों ने कंपोनेंट मिलाया, हम लोगों ने क्या किया, उसमें क्रोमियम कंपोनेंट मिलाकर, देखिए एलॉइंग एलिमेंट, सबसे पहले तो ये समझिए
कि ऐसा देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि एलॉय क्या हुआ। एलॉय हुआ जब हम किसी स्टील में, मतलब किसी आयरन में हम लोगों ने क्या मिला दिया, एलॉइंग एलिमेंट हम लोगों ने मिला दिया। तो इस तरीके के स्टील को हम लोग बोलते हैं, या आयरन को हम लोग बोलते हैं स्टील। अब ये जो एलॉइंग एलिमेंट है, ये एलॉइंग एलिमेंट डिफरेंट रिजल्ट देता है यदि हम डिफरेंट एलॉइंग एलिमेंट मिलाएं। जैसे क्रोमियम हमारा हो गया, वेनेडियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, निकिल हो गया, फास्फोरस, ये सब चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, स्टेनलेस स्टील आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। जैसा कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिया कि अगर हमें जंग से बचना है, जैसे टरबाइन की ब्लेड में बहुत जंग लगेगी अगर वह मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील की बनी होगी, तो उसे रोकने के लिए हम स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। यह हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होता है इन ए वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स, किसी भी इन्वायरमेंट्स में जहां पर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होंगे। साथ में अगर हम बात करें इसकी, तो यह हमारा प्रीडोमिनेंट एलॉइंग एलिमेंट जैसे क्रोमियम को हम लोग यूज करके बनाते हैं। कुछ और एलॉइंग एलिमेंट हम लोग इसमें यूज करते हैं, उस एलॉइंग एलिमेंट में हम लोग निकिल और मॉलिब्डेनम का यूज करके इसको हम लोग अचीव करते हैं। अगर हम लोग सिंपल सा आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन लेस देन 1.5% रखें, साथ में इसमें हम लोग निकिल को ऐड करें, साथ में इसमें हम लोग मॉलिब्डेनम को ऐड करें, साथ में हम लोग इसमें क्रोमियम को ऐड करें, तो इस तरीके का जो स्टील हमारा बनेगा वह स्टेनलेस स्टील होगा और वह हमारा हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होगा। अब आपसे क्वेश्चन यही तो पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा कि द पर्पज ऑफ स्टेनलेस स्टील इज, पर्पज ऑफ एसएस इज, अब ऑप्शन दे देगा 4। ऑप्शन ए दे देगा यूज्ड वेयर मॉइस्चर कंटेंट आर, देखो यूज्ड वेयर एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब, मॉइस्चर कंटेंट आप समझ लीजिएगा। सेकंड आपका कह देगा यूज्ड वेयर मोर स्ट्रेंथ आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दे देगा यूज्ड वेयर हाईली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। और लास्ट ऑप्शन मान लो दे दिया ऑल ऑफ दिस। तो इस समय हम लोगों को अगर स्टेनलेस स्टील की बात करेगा, अगर यही क्वेश्चन आपका कास्ट आयरन यहाँ पे होता, क्वेश्चन आपका होता कि द पर्पज ऑफ कास्ट आयरन इज, कास्ट आयरन होता तो वह कास्ट आयरन सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो हमेशा हम ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट कर लेते, सी वाला सेलेक्ट कर लेते, वेयर हाईली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर यहाँ पर स्टेनलेस स्टील है तो हम इस क्वेश्चन को कहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, वेयर एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट आर रिक्वायर्ड। यही अगर हमारा हाई कार्बन स्टील हो जाता, तो हाई कार्बन स्टील की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो जहाँ एक्सेसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड होती वहाँ पर हम लोग इसको यूज करते। तो हाई कार्बन स्टील हमारा कहाँ यूज हो जाता, ऑप्शन सी में हमारा था यूज्ड वेयर मोर स्ट्रेंथ आर रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर हम लोग हाई कार्बन स्टील कर ले। तो इस तरीके से ऑप्शन को बनाने की कोशिश करिएगा, है ना। अब बात करते हैं कि अगर कंटेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील पूछेगा तो उसमें हम लोग बेस क्या करते हैं, निकिल एंड मॉलिब्डेनम को मिलाते हैं।
अब निकिल की प्रॉपर्टीज क्या है और मोलिब्डेनम की प्रॉपर्टीज क्या है। जब हम किसी मटेरियल में निकिल एंड मोलिब्डेनम मिलाएंगे तो निकिल की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज होगी, उस मटेरियल में ऐड करने पर वह उसकी मटेरियल की डक्टिलिटी को बढ़ाएगा या उसकी टेंसिटी बढ़ाएगा या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा या ब्रिटलनेस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप रखने वाले हैं आपके सामने एक एक एलॉइंग एलिमेंट को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडोमिनेंट फेस कांस्टेंट ऑफ द माइक्रोस्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है माय डियर कि देखो ये जो हमारा स्टेनलेस स्टील बनेगा, इसके अगर माइक्रो स्ट्रक्चर बेस के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग जानते थे माइक्रो स्ट्रक्चर बेस के अकॉर्डिंग जब हम लोग मटेरियल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें इसके माइक्रो स्ट्रक्चर में हम लोगों को बताया जाता है FCC, इस पे हम लोगों को बताया जाता है BCC और इस पे हम लोगों को बताया जाता है HCP। ये क्या होते हैं हमारे? FCC का मतलब होता है फेस क्यूब सेंटर, फेस क्यूब सेंटर। BCC का मतलब होता है बॉडी क्यूब सेंटर और HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। ये सारे हमारे इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये जो मॉलिक्यूल का आपका अरेंजमेंट है, इन अरेंजमेंट को शो करते हैं कि कहाँ पर हमारा फेस क्यूब सेंटर बन रहा है, कहाँ पर बॉडी क्यूब सेंटर बन रहा है, कहाँ पे आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक बन रहा है। इसको भी हम लोग आपको किसी लेक्चर में समझाएंगे कि इस तरीके से अगर आपका वर्क पीस हो, इस तरीके से वर्क, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि आपका फेस क्यूब सेंटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटर में कंप्लीट होता है, हाफ में आपके ये हो गए, ये हाफ में हो गए, ये हाफ में हो गए, ये हाफ में हो गए, ये हाफ हो गए, ये हाफ हो गए, ये हाफ हो गए, ये हाफ हो गए। इस तरीके के आपके जो बनेंगे तो इन सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इनको डिसाइड किया गया है कि किसे हम लोग फेस क्यूब बोलते हैं, इसे हम लोग बॉडी क्यूब बोलते हैं। तो अब आइए बात करते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील होता है इसको इन फेस क्यूब या बॉडी क्यूब या माइक्रो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका होता है मार्टेनसाइट, सेकेंड आपका होता है फेराइट और थर्ड आपका होता है ऑस्टेनाइट। अब आपको समझना होगा माय डियर, स्टील देखिए, जब हम लोग एक डायग्राम पढ़ते थे, कौन सा? आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, तो उसमें आपको दिमाग में रहना चाहिए कि किस जोन में हमारा मार्टेनसाइट जोन होगा, कहाँ पे हमारा फेराइट मतलब आयरन के कंटेंट ज़्यादा होंगे और कहाँ पे हमारा ऑस्टेनाइट जोन होगा। ये सब चीज़ें आपको समझना है। फिलहाल बेसिक अभी केवल इतना आप ध्यान दीजिए, बेसिक अभी केवल आप इतना ध्यान दीजिए कि जो टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील होगा वह 3 टाइप से होता है। फर्स्ट अगर हम बात करें मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील आर कैपेबल ऑफ बीइंग हीट ट्रीटेड इन सच अ वे दैट मार्टेनसाइट, मतलब अगर हम मार्टेनसाइट की बात करेंगे तो जो उसके माइक्रो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये देखो आयरन कार्बन, अभी तो बहुत ज़्यादा इसमें वो हो जाएगा। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से पढ़ते थे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते थे, इधर हमारा लिक्विड जोन हो जाता था, यहाँ पे हमारा बाउंड्री के जस्ट नियर हमारा लिक्विड प्लस सॉलिड होता था, यहाँ सॉलिड, यहाँ सॉलिड, यहाँ सॉलिड, यहाँ सॉलिड। परसेंटेज ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग इनको हम लोग डिवाइड करते थे। यहाँ पे हमारा 0% कार्बन, यहाँ पे हमारा 6.25% कार्बन होता था। यहाँ पे हमारा क्या होता था, टेम्परेचर होता था, और इस टेम्परेचर पे जैसे मैक्सिमम आयरन का टेम्परेचर 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता था। जहाँ से हमारा क्या होता था, आयरन लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता था। लेकिन परसेंटेज ऑफ कार्बन ऐड करने पर इसका जो लिक्विडिफाइड टेम्परेचर होता था, मेल्टिंग टेम्परेचर होता था, देखो वो कम हो जाता था। तो इस तरीके से ये आयरन कार्बन स्टील हमारा आपका बिहेवियर देता था। यहीं पे आपका क्या होता था, जैसे यहाँ पे परलाइट जोन होता था, मार्टेनसाइट जोन होता था, तो इन सब जोन में हम लोग क्या डिवाइड करते थे, इनको
कैटेगरी में डिवाइड करते थे। तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील आर कैपेबल ऑफ बीइंग हीट ट्रीटेड। इसका मतलब अगर हमें कहीं पर हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड है तो वहां पर देखो कैपेबल फॉर हीट ट्रीटेड का मतलब क्या है, मतलब सपोज करो कि यह मटेरियल है, अगर इस पे हमें हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो क्या यह कैपेबल है हीट ट्रीटमेंट के लिए? ऐसा कहना नहीं सही है, ऐसा कहना नहीं सही है। हम किसी भी मटेरियल पे हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि अगर इसका हीट ट्रीटमेंट करना है तो हीट ट्रीटमेंट करने के लिए इसकी हमें हार्डनेस इंक्रीज करनी है, या इसकी हमें डक्टिलिटी इंक्रीज करनी है, या इसकी हमें ब्रिटलनेस कम करनी है, या इसका हम ये कह सकते हैं कुछ भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए। अब इस पर जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोसेस ये कहता है कि इन सब प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करें, साथ में उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हीट ट्रीटमेंट में कांस्टेंट बनाए रखने के लिए मार्टेनसाइट हमारा रिस्पॉन्सिबल। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं एडिशन ऑफ एलॉइंग एलिमेंट, लाइक दैट मोलिब्डेनम या क्रोमियम या सिलिकॉन, है ना। एडिशन ऑफ एलॉइंग एलिमेंट इन सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन प्रोड्यूस ड्रामेटिक अल्टरेशन इन द आयरन कार्बन फेस डायग्राम। बस यही लाइन आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आती है कि किसी भी आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में देखो जब आयरन हमारा सॉलिडिफाई होने लगता है तो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर हम बात करें परसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की तो परसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारा कहाँ पे मिलेगा? उसी परसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग वो हमारा सॉलिड जो है कहीं पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, कहीं पे एक्सपेंड कर जाएगा, कहीं पे क्रैक्स हल्के हल्के प्रोड्यूस हो जाएंगे। परसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो ये लिक्विड जोन है तो जब लिक्विड हमारा क्या होगा, लिक्विड से पहले हमारा ये कन्वर्ट होगा फेस चेंज में, और फेस चेंज के बाद फिर ये फाइनली कन्वर्ट होगा सॉलिड में। अब एक चीज समझो, जब लिक्विड है, लिक्विड कन्वर्ट होकर फेस चेंज में जाएगा तो लिक्विड का टेम्परेचर जब ड्रॉप होगा तो हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है कि किसी भी लिक्विड पर टेम्परेचर इंक्रीज करो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करो तो वॉल्यूम कम होता है। तो यहाँ जब हम सॉलिडिफाई कर रहे हैं तो मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इस लिक्विड में श्रिंकेज आएगा, इस लिक्विड में श्रिंकेज आएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इस फेस चेंज में भी श्रिंकेज आएगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि गर्मियों में रेल की पटरियां आपकी बढ़ जाती हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर सॉलिड भी वॉल्यूम बढ़ाता है और टेम्परेचर घटने पर सॉलिड भी वॉल्यूम कम करता है। तो अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन या सबसे ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा? तो हम ये कह सकते हैं अगर श्रिंकेज की ही बात करें तो सबसे ज़्यादा श्रिंकेज आपका लिक्विड में होता है, सबसे ज़्यादा श्रिंकेज लिक्विड में होता है। देन आफ्टर उससे कम श्रिंकेज आपका सॉलिड में होता है, और ये जो फेस चेंज है, फेस चेंज में श्रिंकेज आपका लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो ये जरूर आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो लिक्विड से पहले आयरन हमारा किस में आता है? फेस चेंज में जाता है, फेस चेंज से किस में आता है? सॉलिड में जाता है। तो जो मार्टेनसाइट है ये हमारा जब सॉलिड स्टेट में होगा और जब टेम्परेचर हम ड्रॉप करेंगे तो वहां पर आपको एक ड्रामेटिक अल्ट्रेशन टाइप के, मतलब कुछ ऐसी हल्की हल्की लाइनें मिलने लगेंगी, इस तरीके से ऐसी आपको लाइनें मिलने लगेंगी। उसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, देखो एलिमिनेट करने के लिए, मतलब कुल मिलाकर स्टेनलेस स्टील में ड्रामेटिक अल्ट्रेशन लाइन मिलती है, यह एक उसकी ड्रॉबैक है।
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील, मतलब उस स्टील में, देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मार्टेनसाइट की बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे ऑस्टेनाइट की बात करेंगे। ऑस्टेनाइट मतलब जैसे अल्फा, यहाँ पे देखो आयरन कार्बन डायग्राम में इस तरीके से जो हम लोग पढ़ते थे, इस तरीके से जो हम लोग पढ़ते थे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता था, अल्फा हो जाता था, यहाँ हमारा क्या हो जाता था, गामा हो जाता था, अल्फा प्लस बीटा हो जाता था, इस तरीके से यहाँ पे बीटा प्लस गामा हो जाता था। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन होते थे। उन जोन में जो हमारा ऑस्टेनाइट होता है, जो हमारा ऑस्टेनाइट होता है, ऑस्टेनाइट स्टील मतलब गामा स्टील की बात कर रहे हैं, है ना। स्टील फेस फील्ड इज एक्सटेंडेड टू रूम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर पर अगर हम ऑस्टेनाइट स्टील को रखेंगे, वह कैपेबल होगा अपने फेस को थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंजेस में लाने के लिए। लेकिन वहाँ पे देखो फेराइट स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि किसी आयरन में, ये हमारा आयरन है, अगर आयरन में हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ऑक्साइड बनाता है। ये हमारा क्या है, ऑक्साइड बनाता है। और प्योर आयरन हमारा क्या होता है, फ्री फ्रॉम, प्योर आयरन हमारा होता है, प्योर आयरन इज फ्री फ्रॉम, प्लेट की तरह हमारा बिहेव करता है, और इस तरह से इसमें मैक्सिमम डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज होती है, जिससे हम इसे यूज नहीं करते हैं। तो इस प्योर आयरन को यूजफुल बनाने के लिए परसेंटेज ऑफ एलॉइंग एलिमेंट मिलाते हैं। उन्हीं एलॉइंग एलिमेंट में जब हम लोग स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम और निकिल को मिलाया था। मॉलिब्डेनम और निकिल को मिलाने के बाद उस पर जो टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील हमारे बने थे, तो उनकी कैटेगरी में हम लोगों ने देखा था मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील और फेराइट। तो जब फेराइट की बात करेंगे तो आयरन कंटेंट उसमें एक्सेस होंगे। तो फेराइट स्टील आर कंपोज्ड ऑफ गामा फेराइट, यानी कि BCC। इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बॉडी क्यूब सेंटर की तरह बनेगा। इसको हम आगे बताएंगे आपको कि BCC क्या होता है, FCC क्या होता है, इसके फार्मूले पे भी बात करेंगे। अभी केवल हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑस्टेनाइट एंड फेराइट स्टेनलेस स्टील आर hardened and strength by cold work because they are not heat treatable। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें ऑस्टेनाइट एंड फेराइट स्टेनलेस स्टील की, तो वो हमारे क्या होती हैं, उनकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगी, जब हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड वर्किंग उस पर अप्लाई करेंगे और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस उस पर हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। देखो किसी भी वर्कपीस की हार्डनेस बढ़ाने के लिए, हार्डनेस कॉमा स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम लोग दो प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट, वेरी फेमस प्रोसेस। सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं, कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग हमारा क्या होता है माय डियर, कि रूम टेम्परेचर, देखो एक हमारा वर्कपीस का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसे हम लोग TM से डिनोट करते हैं। अब उस मेल्टिंग टेम्परेचर, सपोज करो कि उस मेल्टिंग टेम्परेचर को मान लो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी वर्कपीस अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जा रहा है, तो हम लोग उस मेल्टिंग टेम्परेचर से 0.4 TM टू 0.6 TM की बात कर रहे हैं। 0.4 TM टू 0.6 TM, मतलब इस टेम्परेचर पर अगर हम वर्क करते हैं
इस टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, या 0.6 TM से थोड़ा सा एबव पर भी अगर हम लोग वर्क करते हैं तो यह हमारा कहलाता है हॉट वर्किंग प्रोसेस। और अगर हम 0.4 TM से बिलो 0.4 TM से बिलो टेम्परेचर पर वर्किंग करते हैं वह हमारा कहलाता है कोल्ड वर्किंग। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कोल्ड वर्किंग तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि रूम टेम्परेचर पर वर्किंग करेंगे तो उसे भी हम लोग कोल्ड वर्किंग कहते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन जैसे वर्कपीस का मेल्टिंग टेम्परेचर 1000 है तो अगर इस पर हम लोग लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे गर्म करें, देन आफ्टर इस पर हम जो भी मैकेनिकल प्रोसेस अप्लाई करें वो हमारा कहलाएगा हॉट वर्किंग प्रोसेस। और जैसे ही हम 0.64 यानी कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो इसे गर्म करें, 300, 200, 100 या रूम टेम्परेचर पर भी वर्क करेंगे तो वो कहलाएगा कोल्ड वर्किंग। और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करने पर मटेरियल में क्या होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, लेकिन स्ट्रेस भी उसके अंदर कंसंट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेस भी उसके अंदर कंसंट्रेट हो जाते हैं। और स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी मैंने आपको बताया था। जब देखो ये वर्कपीस है, अगर हैमरिंग एक्शन करेंगे, ये हमारा हो गया हैमर। अब हैमरिंग एक्शन जब इस पे हम लोग करेंगे तो ये वर्कपीस कुछ इस तरीके से दबने लगेगा। अब यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन कम मिलेगा। अब हम ये जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया होता है। तो जैसे देखो इस क्रॉस सेक्शन पे इसका एरिया कम हो जाएगा, और जब एरिया कम होगा तो यहाँ पर लोड की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट रखे हुए हैं, देन लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। जब एरिया कम होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी, और इसी इंक्रीज वैल्यू की पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो वह हमारी मटेरियल की एक मतलब कमी होती है। हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी जगह पे हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाए। आगे बात करते हैं। तो जो हमारा देखो यहाँ पे फेराइट हमारा क्या है, फेराइट स्टेनलेस स्टील। फेराइट स्टेनलेस स्टील हमारा क्या होता है, पीसीसी स्ट्रक्चर में होता है। और साथ में ऑस्टेनाइट एंड फेराइट स्टेनलेस स्टील हमारे क्या होते हैं, हार्ड एंड स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज करते हैं कोल्ड वर्किंग से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। द ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील आर मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट। ये तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि स्टेनलेस स्टील आपका क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंट है। लेकिन उसमें आपको 3 मैंने बताया, फेराइट, मार्टेनसाइट एंड ऑस्टेनाइट। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होता है, ऑस्टेनाइट होता है। देन आगे बात करते हैं। बिकॉज ऑफ द हाई क्रोमियम कंटेंट एंड आल्सो द निकिल एडिशन, है ना। इस तरीके से निकिल और क्रोमियम के एडिशन से ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील हमारा हाई कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। देन आफ्टर आगे बात करते हैं। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड द लार्जेस्ट क्वांटिटीज। ये तो खैर ठीक है, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बोथ मार्टेनसाइट एंड फेराइट। यहाँ देखो ऑस्टेनाइट की बात की है, अब बचे हुए मार्टेनसाइट एंड फेराइट स्टेनलेस स्टील आर मैग्नेटिक, द ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील आर नॉट। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, चुंबकत्व गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपकी सबसे ज्यादा किस में मिलेंगी, मार्टेनसाइट एंड फेराइट स्टेनलेस स्टील में मिलेंगी। और ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपकी नहीं मिलेगी। ये हमारा हो गया स्टेनलेस स्टील के बारे में। अब इसके हम आगे एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा इसे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। एप्लीकेशन पे भी खूब क्वेश्चन बनते हैं। इसका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गैस टरबाइन। गैस टरबाइन, जो टरबाइन की ब्लेड हमारी होती हैं, जो टरबाइन की ब्लेडें होती हैं वो लगातार मॉइस्चर कंटेंट में होती हैं, तो जिससे वहां पे इरोजन और कोरोजन, ये 2 टर्म आप समझ लेना, इरोजन एंड कोरोजन।
इसका मतलब क्या है? कोरोजन का मतलब है जंग लगने से, जंग लगना। मतलब जो हमारा आयरन है, ये जो हमारा आयरन है वह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर आयरन के ऑक्साइड हमारा बनाता है, और यही आयरन के ऑक्साइड आपके रस्ट में कन्वर्ट करते हैं। धीरे धीरे इसको यह क्या करता है? डिकम्पोज करने लगता है, डिकम्पोज करने लगता है, और मटेरियल की स्ट्रेंथ हमारी वीक हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है कोरोजन। इरोजन हमारा क्या होता है? इरोजन यह होता है, जैसे सपोज करो यह हमारी एक टरबाइन की ब्लेड हो गई। अब इस ब्लेड पर ये जो हमारी स्टीम होगी, मान लो ये हमारी स्टीम हो गई। अब ये स्टीम हमारी हाई वेलोसिटी से जाएगी, तो यह टोटल काइनेटिक एनर्जी जब इससे कांटेक्ट करेगी तो वह पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जिस वजह से इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? धीरे धीरे उखड़ कर बाहर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस कमी को हम लोग इरोजन बोलते हैं। चलो, यहां से आपका इरोजन एंड कोरोजन दोनों क्लियर हो गया। अब आप ये समझना कि जहां पर जंग लगेगा वहां पे आपका क्या होगा? कोरोजन होगा। चलो, अब यहां पे देखो, एप्लीकेशन की बात कर रहे थे तो पहला गैस टरबाइन में यूज होगा, दूसरा हाई टेम्परेचर स्टीम बॉयलर। देखो, जहां स्टीम की बात आ रही है वहां मॉइस्चर कंटेंट होंगे, वहां पर हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका हीट ट्रीटिंग फर्नेस, जो हीट ट्रीटमेंट फर्नेस होती है उस फर्नेस में हम लोग स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट एयरक्राफ्ट में यूज करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसको यूज करेंगे। तो इस तरीके से इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। आगे भी कुछ और एप्लीकेशन है, जैसे स्ट्रेंथिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय। इस टर्म का मतलब आप समझना कि जब हम देखो, स्ट्रेंथिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रेसिपिटेशन, हार्डनिंग, हीट ट्रीटमेंट। जब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको प्रेसिपिटेशन, हार्डनिंग टर्म आपको समझाएंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि हीट ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा अगर कोई मटेरियल यूज होगा वो हमारा स्टेनलेस स्टील यूज होगा। अब हीट ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं, हीट ट्रीटमेंट के लिए जो इक्विपमेंट की रिक्वायर्ड होगी वहां पर इसका यूज हम लोग। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कास्ट आयरन की। तो देखो, कास्ट आयरन को हम लोग CI भी बोलते हैं। कास्ट आयरन आपका क्या होता है? सबसे ज़्यादा ब्रिटल मटेरियल होता है और उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, परसेंटेज ऑफ कार्बन हम लोग ज़्यादा रखते हैं, तो इसे हम लोग कास्ट आयरन बोलते हैं। अब इस कास्ट आयरन को देखो, सिंपल सी बात करते हैं। जनरली कास्ट आयरन आर ए क्लास ऑफ फेरस एलॉय। एलॉय फेरस इसलिए कहा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इसमें आयरन प्लस कार्बन को मिक्स करते हैं। तो जहां पे आयरन प्लस कार्बन हम लोगों ने मिक्स किया, साथ में कुछ एलॉइंग एलिमेंट मिलाएंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? एलॉय कहलाएगा। हमने आपको ये भी डिफरेंस बता दिया था, एलॉय आपके क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, और मेटेलिक एलॉय क्या होते हैं। तो कास्ट आयरन में हमारा एक प्रकार का क्या है? फेरस एलॉय है विथ कार्बन कंटेंट एबव 2.14% टू 6.25%। ये आपका क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन थोड़ा सा हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है। कहीं कहीं कास्ट आयरन हम लोग क्या करेंगे, 2.14% टू 6% भी आपका दिया रहेगा, है ना। कहीं कहीं आपका 2% टू 6.25% दिया रहेगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, दोनों में कोई भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। देन आफ्टर आगे बात कर रहे हैं, हाउ एवर मोस्ट कास्ट आयरन कंटेन्स बिटवीन 3% एंड 4.5% कार्बन। तो अभी जब हम लोग फैमिली ऑफ कास्ट आयरन की बात करेंगे, जैसे ये देखो, फैमिली ऑफ कास्ट आयरन में ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन, रॉट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, मशीनिस्ट कास्ट आयरन, नोड्यूलर कास्ट आयरन और चिल्ड कास्ट आयरन। तो इन सब में जो मैक्सिमम ये कास्ट आयरन के टाइप हैं, इस पे मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा तो वो लगभग 3 to 4% के बीच में ही वेरी करेगा। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। द आयरन कार्बाइड फेस डायग्राम
आयरन कार्बाइड मतलब जो स्टील में हम लोग बात कर रहे हैं, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में, तो उस स्टील के लिए, स्टील में आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम जो डायग्राम में हम लोग पढ़ते हैं, उस डायग्राम में जो हम लोग बात करेंगे आयरन कार्बाइड फेस की, तो वहां पे आपको जाके देखना पड़ेगा कि उस समय आपका वह अल्फा जोन में होगा, बीटा जोन में होगा या गामा जोन में होगा, तो वो भी हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म पे भी डिस्कस करेंगे, इस टर्म पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बैक आएंगे, पहले यहाँ पे देखो, दे आर इजिली मेल्टेड एंड, देखो मतलब समझो आप, जैसे मान लो किसी अर्थ से हमारा क्या निकलेगा, जो भी निकलेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ले जाएंगे क्रशर प्लांट में, क्रशर प्लांट में, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। फिर हम वहां पे मैग्नेटिक सेपरेशन में ले जाते हैं, डस्ट एंड मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं। देन आफ्टर अब इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्नेस में मेल्ट करते हैं। अब ये फर्नेस हमारी क्यूपोला फर्नेस भी हो सकती है, पिग फर्नेस भी हो सकती है, ब्लास्ट फर्नेस भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स के आयरन के लिए डिफरेंट टाइप्स फर्नेस हम लोग यूज करते हैं, तो वो फर्नेस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ जब इसको हम यहाँ से ले आकर फर्नेस में लाते हैं, तो जो मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के लिए जो हमारी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, ये एनर्जी हम लोग या तो फ्यूल ले सकते हैं, या तो हम लोग कोल ले सकते हैं, या तो हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी ले सकते हैं। तो ये सारी हमारी मीडियम ऑफ एनर्जी होती है। चलिए आगे बात कर रहे हैं, तो वही बात कर रहा है कि उसे मेल्ट करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी और इजीली वह क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। सम कास्ट आयरन आर वेरी ब्रिटल एंड कास्टिंग इज द मोस्ट कन्वीनियंट फैब्रिकेशन टेक्निक। इसका मतलब यह है कि आपको मैंने बताया था कास्ट आयरन आपका एक ब्रिटल मटेरियल है। अब इस ब्रिटल मटेरियल की जब हमें कास्टिंग करनी है, कास्टिंग करके हम किसी शेप और साइज का ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, हम मेटल को मोल्ड करते हैं, लिक्विडिफाई फॉर्म में लाते हैं, उस लिक्विड को किसी सांचे में पोर कर देते हैं, जिस भी सांचे में डालेंगे उसकी वह शेप को आसानी से एडॉप्ट कर लेगा। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में थोड़ा सा यह डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को करना टफ प्रोसेस होता है। तो कास्ट आयरन में कुछ कास्ट आयरन बहुत ब्रिटल होते हैं और कुछ कास्ट आयरन क्या होते हैं, मैलेबल भी बिहेवियर देते हैं। तो आगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देखो, एक फार्मूला हमने लिखा है, एक फार्मूला लिखा है हमने। फार्मूला में हमने क्या किया है, जैसे Fe3C को जब हम लोग क्या करेंगे, या तो हम कह सकते हैं कि इसको हम लोग गर्म करें, या केमिकली अगर हम लोग इसको रिएक्ट कराने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन के फॉर्म में ये हमारा सेपरेट होने लगता है। तो इस तरीके से इस आयरन मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैमिली ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ग्रे कास्ट आयरन होता है, इसे हम लोग भूरा ढलवा लोहा बोलते हैं। व्हाइट कास्ट आयरन होता है मैलेबल, रॉड, डक्टाइल, मशीनिस्ट, नोडुलर एंड चिल्ड कास्ट आयरन। मैक्सिमम देखो व्हाइट कास्ट आयरन से कई सारे कास्ट आयरन हम लोग बनाते हैं। डक्टाइल भी उससे हम लोग अचीव करते हैं, मैलेबल भी, नोडुलर भी और चिल्ड भी अचीव करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन से। ग्रे कास्ट आयरन से भी हम लोग कई सारी चीज़ों को अचीव करते हैं। आइए आगे बात करते हैं। देखो एक टर्म ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना, कभी मान लो पूछा जा सकता है कि ब्लैक आयरन और वाइट आयरन क्या होते हैं, उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं ब्लैक आयरन की, तो उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 2.2 से 2.8% होता है, और वाइट कास्ट आयरन में 3.2 से 3.6% कार्बन होता है। बस इतना आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग इसके कास्ट आयरन की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो ग्रे कास्ट आयरन। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, ग्रे कास्ट
ग्रे कास्ट आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं? भूरा ढलवा लोहा, है ना। इस तरीके से यह हमारा होता है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें, चलिए तो इसमें देखो, जब हम लोग बात करेंगे तो ग्रे कास्ट आयरन यानी ढलवा भूरा लोहा, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय अलाउइंग मोल्टेन मेटल टू कूल एंड सॉलिडिफाई स्लोली। कुछ हम देखो जो हमारे आयरन होते हैं, इस आयरन में कुछ हम लोग एलॉइंग एलिमेंट प्लस कार्बन को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इनको जब हम लोग स्लोली कूल करेंगे तो इस तरीके से जो आयरन हमारा मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं ग्रे कास्ट। अब एक चीज समझो आपको, यहाँ पूल, तो जो हमारा लिक्विड होता है वह लगभग पूल ऑफ मोल्टेन मेटल के स्टेट में होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पूल वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो सॉलिडिफाई हम लोग कैसे करते हैं? स्लोली। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ग्रे कास्ट आयरन को सॉलिडिफाई हम लोग कैसे करते हैं? फास्ट करते हैं, मीडियम करते हैं, स्लोली करते हैं, या फिर चिल्ड करते हैं। चिल्ड का मतलब अचानक से उसको ले जाकर हम लोग या तो ऑयल बाथ में, वाटर बाथ में डुबो देते हैं, तो इस तरीके से वह तुरंत जो है कूल हो जाता है। उसे हम लोग चिल्ड कास्ट आयरन बोलते हैं। चिल्ड कास्ट आयरन में आपकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जब हार्डनेस की रिक्वायर्ड हो तो वहाँ पर हम लोग चिल्ड का यूज करते हैं। आगे बात कर रहे हैं, इट कंटेन्स ग्रेटर पार्ट ऑफ कार्बन कॉमा ग्रेफाइट फ्लेक फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि ग्रे कास्ट आयरन में जो आयरन के कंटेंट होते हैं वह किस फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे देखो, द आयरन कंटेंट, द क्वेश्चन आपका है आयरन कंटेंट इन ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन इज। अब ऑप्शन आपका दे देगा, देखो पहला ऑप्शन तो आपको 100% श्योर यही मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं कि ए पर ही हो, फ्री फ्रॉम फ्लेक, है ना। और दूसरा आपका इस तरीके से देगा, इरेटिक बिहेवियर। तीसरा आपका कुछ और ऐसे इसमें दे देगा, बीसीसी स्ट्रक्चर। और चौथा आपका दे देगा ऑल ऑफ एबल। तो हमेशा याद रखना कि जो आपका ग्रे कास्ट आयरन होता है वह हमारा किस शेप में होता है? फ्री फ्रॉम फ्लेक होता है। इसको भी हम आपको बताएंगे जब मटेरियल के अंदर जाएंगे कि फ्री फ्रॉम फ्लेक का शेप कैसा बनता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज ब्रिटल एंड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर इन कंप्रेशन देन टेंशन। ये तो आपको याद रखना ही है कि कोई भी कास्ट आयरन हो तो कास्ट आयरन की जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, इज ग्रेटर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब बात करेंगे यूज्ड फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ इंट्रिकेट शेप। इंट्रिकेट शेप का मतलब क्या हुआ? जैसे आप देखो, बहुत कठिन शेप हो, मान लो कोई वर्कपीस ऐसा हो, अब इस वर्कपीस में इस तरीके के शेप को अचीव करना था। कुछ भी ऐसा कठिन शेप हमें, अब इसी शेप को हम लोग बोलते हैं इंट्रिकेट शेप। जरूरी नहीं है कि वह इस शेप का ही, वो इंट्रिकेट शेप का मतलब जो है वह कठिन संरचना है, तो उसे बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ग्रे कास्ट आयरन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देखो, जो इसके अंदर ग्रेफाइट के पार्ट्स होते हैं, ग्रेफाइट जो हमारे होते हैं, यानी कि ग्रेफाइट पॉकेट्स जो हमारे होते हैं, आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन ग्रे कास्ट आयरन। आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसे ये आयरन हो गया, इसमें जो बीच बीच में ग्रेफाइट्स होते हैं, आयरन तो फ्री फ्रॉम फ्लेक्स होते हैं, फ्री फ्रॉम फ्लेक्स होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट के पॉकेट्स होते हैं वो हमारे इसको एज ए लुब्रिकेशन काम करते रहते हैं। मीन्स जैसे आप देखो,
कि पहले के जो फैन वगैरह आते थे, आज के बहुत दिन पहले के जो फैन आते थे, उसमें आज भी लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन आज के कुछ फैनों में धीरे धीरे आवाज़ आनी शुरू हो जाती है साल 2 साल बाद, तो इसका मतलब हमें वहाँ पे लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन पुराने फैनों में हम लोग क्या करते थे, जैसे जो हम बेयरिंग मटेरियल बना रहे हैं, मान लो अगर हम उसमें इस तरीके से मान लो, अब यहाँ पे जो बाल्स हैं, अब जब ये वाला पार्ट घूमेगा तो ये बाल्स घूमेंगे, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण ये आपस में घिसेंगे। अब जब आपस में घिसेंगे तो वहां पर क्या होगा, ये ग्रेफाइट भी घिसेंगे, तो ये ग्रेफाइट इनके लिए एक लुब्रिकेशन का वर्क करने लगते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू एक कांस्टेंट लिमिट तक बनी रहे। तो इस तरीके से ग्रेफाइट हमारे लुब्रिकेशन की तरह। नेक्स्ट बात करते हैं, कंटेन्स कार्बन एक्सेसिवली इन फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट एंड मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन आयरन। तो अगर पूछा जाएगा कि देखो व्हाइट कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग ग्रे कास्ट आयरन बात कर रहे थे। व्हाइट कास्ट आयरन जैसे एक सफेद धातु आप लोग देखते हो, सफेद धातु आप लोग देखते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको कभी भी लोग बोलते हैं कि जंग नहीं लगेगा, है ना, जंग नहीं लगेगा। तो वो एक मटेरियल जो आप लोग देखते हो, तो वहां पे देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत ही निग्लिजिबल होता है। जैसे हम रॉट आयरन की बात करें, परसेंटेज ऑफ रॉट आयरन, अभी हम लोग जैसे ही आएंगे तो रॉट आयरन भी लगभग कास्ट आयरन की ही फैमिली है, लेकिन यह आयरन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। इसमें 0.002% कार्बन 0.02% कार्बन होते हैं, बहुत ही कम परसेंट कार्बन होते हैं, 0.02% कार्बन होते हैं। आगे बात कर रहे हैं व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन मतलब व्हाइट बिल्कुल सफेद टाइप का, आपको चांदी सिल्वर के कलर का दिखेगा, एज ए सिल्वर कलर, एज ए सिल्वर कलर यह दिखता है। इसमें जो कंटेंट होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो इट कंटेन्स कार्बन एक्सेसिवली, इसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी सी होती है, इन फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट के फॉर्म में। तो ये हमारा होता है व्हाइट कास्ट आयरन। आगे देखो, इट कूल्ड रैपिडली देन वेरी हार्ड। तो जो आप सफेद धातु की मान लो मूर्तियां वगैरह देखते हो, तो वो जब हम बना कर लाते हैं या खरीद कर लाते हैं, तो जब ऊपर से गिरती हैं तो वह जल्दी नहीं टूटती हैं, लेकिन अगर कुछ एंगल पे गिरे तो वह टूटकर 2-3 टुकड़ों में अलग हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारा एक ब्रिटल मटेरियल है। लेकिन उसमें जो हम लोग क्या करते हैं, देखो कूलिंग की बात कर रहे हैं, कूलिंग कहाँ से हम लोग लेंगे, हीट ट्रीटमेंट से लेंगे। हीट ट्रीटमेंट में जब हम लोग एनीलिंग करते थे, एनीलिंग का मतलब जब फर्नेस में हम लोग, अगर हम लोग फर्नेस में इसे गर्म करें और यहीं पे कूल करें, वह वेरी स्लो कूलिंग होता है। इस तरीके से इसे हम लोग एनीलिंग बोलते हैं। और नॉर्मलाइजिंग की बात कर रहे थे, नॉर्मलाइजिंग में हमारा क्या होता है, फर्नेस में वर्कपीस को गर्म करके रूम टेम्परेचर पर इसे हम लोग ठंडा करते हैं, तो जिससे इस मटेरियल की डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन फर्नेस में अगर ठंडा करेंगे तो इसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ब्रिटलनेस कम हो जाती है। लगभग मैक्सिमम स्ट्रेस आपके इसमें क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर पर डक्टिलिटी थोड़ी सी बढ़ती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, बट हार्डनेस नहीं बढ़ती है। अगर हार्डनेस बढ़ानी हो और स्ट्रेंथ इंटरनल बढ़ानी हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसे क्विंचिंग कूल कर देते हैं, क्विंचिंग कूल कर देते हैं। मतलब किसी ऑयल बाथ में इस मटेरियल को गर्म करके डिप करा देते हैं, तो जिससे इसके अंदर क्या होते हैं, जो कार्बन पार्टिकल्स हैं ये सरफेस की तरफ भागकर कलेक्ट हो जाते हैं और इसकी सरफेस को हार्ड कर देते हैं। इसके भी अलग अलग मेथड हैं, तो इसे हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस बोलते हैं या रैपिड कूलिंग प्रोसेस बोलते हैं। जो हम व्हाइट कास्ट आयरन को अचीव करते हैं वो किससे अचीव करते हैं, रैपिड कूलिंग से। और रैपिड कूलिंग करेंगे तो उसकी सरफेस हार्ड हो जाएगी, मतलब वेरी हार्ड और ब्रिटल मटेरियल अचीव होता है। आगे बात कर रहे हैं, इट्स अपीयरेंस इज
देखो सल्फ्यूरिक का मतलब क्या है कि जैसे सल्फर की मात्रा अगर हम जिसमें भी मिलाएंगे, जिस भी मटेरियल में सल्फर की मात्रा मिलाएंगे वह मटेरियल हार्ड हो जाएगा। तो सल्फर की यह प्रॉपर्टीज होती है, जैसे सिलिकॉन की मात्रा मिलाएंगे वह सॉफ्ट हो जाएगा, मशीनिस्ट हो जाएगा, बेटर मशीनेबल हो जाएगा। सिमिलर अगर सल्फर मिलाएंगे वह हमारा हार्ड हो जाएगा। कोबाल्ट मिलाते हैं तो कोबाल्ट एक बाइंडर की तरह यूज करता है हमारा, किसी भी मटेरियल में कोबाल्ट एलॉइंग एलिमेंट मिलाने पर एक बाइंडर की तरह वर्क करता है। आगे बात कर रहे हैं, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रॉट आयरन, इट्स डज नॉट रस्ट एज ग्रे कास्ट आयरन। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, यहाँ जब फैमिली ऑफ देखो व्हाइट कास्ट आयरन हमने बताया तो हमने कहा इसका मैक्सिमम उपयोग हम लोग क्या करते हैं, रॉट आयरन भी बनाने में कर लेंगे, मशीनिस्ट आयरन में भी बनाने में कर लेंगे, नोड्यूलर में भी कर लेंगे और चिल्ड में भी कर। कैसे करेंगे अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया व्हाइट कास्ट। अब इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन देखो कम रखते हैं तो रस्ट वगैरह इसमें क्या है, ग्रे कास्ट आयरन के कंपैरिजन में इसमें रस्ट कम लगते हैं, रस्ट मीन्स जंग। देन बात कर रहे हैं, चलिए कंटेन्स कार्बन एक्सेसिवली इन फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट। ये तो मैंने आपको बताया ही था, ये हमारा सीमेंटाइट फॉर्म में इसमें मैक्सिमम कार्बन कंटेंट यूज होते हैं, तेजी से इसे हम लोग कूल करते हैं। तो आगे बात करते हैं मैलेबल कास्ट आयरन। मैलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, देखो डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी में डिफरेंस आपको हमने बताया था कि अगर देखो डक्टिलिटी की बात करें, डक्टिलिटी में हम लोग क्या करते थे, किसी मटेरियल में टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते थे और टेंसाइल फोर्स अप्लाई करके उस मटेरियल की लेंथ को इंक्रीज करते थे। मतलब हम लोग क्या करते थे, एक वायर ड्राइंग प्रोसेस जो हमारा होता था, वायर ड्राइंग प्रोसेस हम लोग डक्टिलिटी प्रॉपर्टी से बनाते थे। लेकिन अगर थिन शीट बनानी हो, पतली शीट बनानी हो, इस मटेरियल को पीट कर बहुत पतला करना हो जैसे गोल्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हमेशा मैलेबिलिटी प्रॉपर्टीज में कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करके हम लोग उसे क्या करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो एक हमारा मैलेबल कास्ट आयरन होगा, तो अब उसके बारे में हम लोग पढ़ने चले। यहाँ मैलेबिलिटी डक्टिलिटी अलग प्रॉपर्टीज हो गई, मैलेबल कास्ट आयरन अलग हो गया। चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए जब मैलेबिलिटी की बात करेंगे तो हैवी कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन या कॉम्बाइंड फॉर्म, तो हैवी कार्बन का मतलब अप टू 6.25% है ना। साथ में बात कर रहे हैं हार्ड एंड ब्रिटल, जब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा तो ये हमारा क्या होगा, हार्ड भी होगा और ब्रिटल भी होगा। इसका जो मेनली यूज होगा वो हमारा क्या कहाँ होता है, थिन वॉल्ड एंड स्मॉल वर्कपीस को बनाने के लिए। थिन वॉल्ड का मतलब जैसे ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन वर्कपीस हो गया। अब इसकी जो वाल ये हमारी दिखाई दे रही है, इसे अगर हम लोग इस तरीके से 3D में देखें तो इसकी जो वाल हमारी दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग थिन वाल, मतलब इस वाल की थिकनेस अगर कम हो, इसको बनाने के लिए हम लोग मैलेबल कास्ट आयरन का, रॉट आयरन की बात कर रहे हैं, जो आयरन का सबसे प्योर और शुद्धतम रूप होता है। रॉट आयरन इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, सबसे प्योर फॉर्म में हमारा रॉट आयरन होता है। हैज द मतलब हैज आयरन एज मच एज 99% आयरन हमारा बहुत कम क्वांटिटी में, लगभग 0.02% कार्बन आपके इसमें होते हैं। इसको भी लगभग हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, लेकिन इतने होते हैं। अब देखो नॉन कोरोसिव स्लैग होता है, सीधी सी बात है, परसेंटेज आप कार्बन नहीं होंगे आपके जंग नहीं लगेंगे, तो ये हमारा क्या होता है, नॉन कोरोसिव होता है। लेकिन सीधे हम लोग रॉट आयरन को यूज नहीं कर पाते हैं, इस पर हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन को ऐड करते हैं और देन आफ्टर इसका यूज। अब यहाँ पे देखो, इट कैन नॉट बी मेल्टेड वाइल हीटिंग, इट बिकम्स सॉफ्ट इनफ टू टेक्स एनी शेप। मतलब यह इतना सॉफ्ट होता है
इसे हम लोग आसानी से किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसीलिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब किसी भी जगह पे स्ट्रेंथ इसकी कम रहेगी, वहाँ या तो यह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में फेल होगा, या डक्टाइल में फेल होगा, या शियर में फेल हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं, इट कैन बी नाइदर हार्ड नॉर बी टेम्पर्ड। तो नाइदर हार्ड नॉर बी टेम्पर्ड, हार्ड और टेम्पर्ड, टेम्पर्ड का मतलब क्या है? हार्ड का मतलब तो आप अभी तक समझ गए कि हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते थे? क्विंचिंग, कूलिंग कर देते थे। टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखो किसी भी वर्कपीस, मान लो ये आप इस तरीके से, आपके पास एक टूल हो, इस तरीके से आपके पास एक टूल हो, अगर इसकी एज को शार्प करवाने के लिए आप जब जाते हो दुकान पे, तो पहले क्या करता है? इस पे वह हैमरिंग एक्शन करके बहुत इसको पतला करता है। पतला करने के बाद आप कहते हो कि सर बार बार इसकी एज हमारी क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है, बार बार इसकी एज हमारी घिस के खत्म हो जाती है, हमें धार लगवाने के लिए बार बार आना पड़ता है। तो वो क्या करता है कि आप इस पे टेम्परिंग करवा लो, तो वह जब धार को शार्प कर देता है तो फिर यहाँ पे इसे क्या करता है? हीट करता है। इस एज को हीट करके यहाँ पे एक वाटर टब रखा होता है, इसमें अचानक से डुबोकर बाहर निकाल देता है, फिर कहता है कि आपकी सरफेस टेम्पर्ड हो गई है। तो टेम्पर्ड भी एक प्रकार का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ये हमारा होता है टेम्पर्ड। टेम्परिंग करने पर इसके जो मैक्सिमम कार्बन पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे इसकी हार्डनेस को बढ़ा देते। ये हमारा हो गया हाई टेम्पर्ड और हाई हार्ड नहीं होता है ना। इट बिहेव्स लाइक एज ए स्टील, ये हमारा एक स्टील की तरह लगभग बिहेव करता है। डक्टाइल और नोड्यूलर कास्ट आयरन, अब देखो यह भी हमारा किससे अचीव किया जाता है? व्हाइट कास्ट आयरन से परसेंटेज ऑफ कार्बन को ऐड करके हम इसको क्या करते हैं? अचीव करते हैं। इट हैज हाई फ्लूइडिटी एंड डक्टिलिटी, ग्रेफाइट इज इन फॉर्म ऑफ स्फेरोडाइज। अब देखो यहाँ पे आपको ग्रे कास्ट आयरन की बात हो रही थी, ग्रे कास्ट आयरन, वहां पे जो कार्बन आपका था वो किसमें था? फ्री फ्रॉम फ्लेक, फ्री फ्रॉम फ्लेक। लेकिन जैसे ही डक्टाइल कास्ट आयरन की बात आएगी, वहां पे आपका कार्बन किसमें होता है? स्फेरोडाइज फॉर्म में होता है। स्फेरोडाइज मतलब एक स्फीयर, मतलब इस तरीके से बाल के फॉर्म में होता है। तो ये हमारा हो गया स्फेरोडाइज फॉर्म। इट इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिलेंडर, वाल्व पाइप फिटिंग, सिलेंडर हेड फॉर कंप्रेसर एंड डीजल इंजन। डीजल इंजन के जो भी आपके देखो, डीजल इंजन के जो सिलेंडर हेड होते हैं, उन सिलेंडर हेड को बनाने के लिए, हाइड्रोलिक सिलेंडर बनाने के लिए, वाल्व पाइप फिटिंग बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, मशीनिस्ट कास्ट आयरन। मशीनिस्ट कास्ट आयरन का मतलब क्या है? कि जिसमें हम लोग इजिली मशीनिंग प्रॉपर्टीज रख सकते हैं, उसे इजिली मशीन्ड कर सकते हैं। अगर किसी भी मटेरियल में मशीनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है तो उसमें हम लोग निकिल कोबाल्ट मिलाकर मशीनिंग प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर ले। तो यहाँ पे देखो मशीनिंग कास्ट आयरन हमारा क्या है? कास्ट आयरन ट्रीटेड विथ कैल्शियम सिलिकेट, ट्रीटेड विथ कैल्शियम सिलिकेट विथ एक्ट एज ए ग्रेफाटाइज, इसको ग्रेफाटाइजर भी बोलते हैं या ग्रेफाटाइज भी बोलते हैं। ग्रेफाटाइज का मतलब जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाटाइज, देन दे मेक्स ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाटाइज से हमारा क्या होता है? ग्रेफाइट बनता है। और इस ग्रेफाइट का जो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, या देखो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर गिव्स एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिससे उस मटेरियल पर आसानी से हम मशीनिंग कर सकते हैं, आसानी से हम एक बेटर सरफेस अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारी क्वालिटी होती है मशीनिंग कास्ट। देन हम लोग बात कर रहे हैं, इट हैज हाई स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी एंड इजी मशीनेबल। तो इतनी सीधी सी बात है, जिस भी मटेरियल में आपको ये प्रॉपर्टीज दिखे, अगर वह मशीनेबल है तो इसका मतलब उसमें उसकी स्ट्रेंथ भी हाई होगी, टफनेस भी होगी, साथ में डक्टिलिटी भी होगी। ये जरूर ध्यान देना
कि अगर आपको मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टीज मिल रही है तो ये 3 प्रॉपर्टीज उसमें चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड का नाम ही देखो जिस तरीके से आप देख रहे हो, चिल्ड का मतलब क्या होता है, इसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। हार्डनेस इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं, रैपिड कूलिंग कर रहे हैं, रैपिड कूलिंग करके निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, व्हेन कास्ट आयरन इज कूल्ड स्लोली देन इट बिहेव्स लाइक एज ए ग्रे कास्ट आयरन। लेकिन जब हम लोग इसी कास्ट आयरन को रैपिड कूलिंग करते हैं देन इट बिहेव्स लाइक एज ए चिल्ड कास्ट आयरन, है ना। और ये हम किससे अचीव करते हैं, व्हाइट कास्ट आयरन से। चलिए आगे देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ स्टील, और साथ में भी हम लोग देखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ स्टील। तो देखो सिंपल सी बात कर रहे हैं, प्लेन कार्बन स्टील में 0.05% से 2% कार्बन हमारा होता है। अब उसे हम लोग या तो प्लेन कार्बन स्टील बोल दें, या कार्बन स्टील बोल दें, या प्लेन कार्बन स्टील, या प्लेन स्टील। साथ में बात करेंगे लो कार्बन स्टील में 0.3% तक ही कार्बन होता है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। साथ में मीडियम कार्बन स्टील में या तो ये 0.3 से 0.7% होता है, या कहीं कहीं आपको 0.3 से 0.6 दे देगा, या 0.3 से 0.8 तो बहुत नहीं देगा, है ना। तो इस तरीके से 0.3 से 0.6 या 0.3 से 0.7। अब 0.7 से एबव या 1.5 तक टू 1.5% तक हमारा होगा, वो कहलाएगा हाई कार्बन। तो यह हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड हो गई, परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन, तो व्हाइट कास्ट आयरन में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा 1.75 से 2.3% एंड अप टू 6.2%। अब आप ये मत समझना कि अगर हमने कहा कि 2 to 6.25% कार्बन होगा तभी ये कास्ट आयरन कहलाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो वाइट 1.75% भी अगर कार्बन है वो हमारा क्या कहलाएगा, व्हाइट कास्ट आयरन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 6.25% तक ले जा सकते हैं। ग्रे कास्ट आयरन की बात करेंगे तो ग्रे कास्ट आयरन में आपका क्या होता है, कार्बन परसेंट 2.5 से 3.75% तक होता है ना। साथ में मैलेबल कास्ट आयरन में 2.2 से 3.6 होता है, पिग आयरन में 3.0 से 4% होता है। साथ में रॉट आयरन सबसे प्योर आयरन होता है, तो इसमें 0.02% से 0.3% कार्बन। तो ये स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका अक्सर तक क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखो कुछ आपके लिए हमने जैसे बात किया है कि फेराइट स्टील क्या होते हैं, मार्टेनसाइट क्या होते हैं, ऑस्टेनाइटिक क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, फेराइट स्टेनलेस स्टील के बारे में बात किया। फेराइट स्टेनलेस स्टील, इसका मतलब यह है कि देखो दीज कैन नॉट बी हीट ट्रीटेड, इट हैज गुड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। मतलब इस तरीके के स्टील को हम लोग हीट ट्रीटमेंट से अचीव नहीं करते हैं और एक अच्छी इसमें हमारी क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन होती है, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस स्टील का मैक्सिमम यूज करते हैं। कहाँ पे, जैसे इसका कंपोनेंट हमारा हो गया सर्जिकल कंपोनेंट्स हो गए, जो हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में जितने भी टूल्स देखते हैं, सीजर हो गए, है ना, ये सारे जितने टूल्स देखते हैं उन सब टूल्स को हम लोग क्या करते हैं, फेराइट स्टेनलेस स्टील का। तो इसका सिंपल सा, दे आर यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ सर्जिकल एंड डेंटल इक्विपमेंट। तो ये हमें याद रखना है, कभी कभी इसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आपका पुटअप होता है, ये आपका हो। देन अब देखो जैसे व्हेन परसेंटेज ऑफ कार्बन आर लेस देन 0.09%, यदि हम किसी भी आयरन में 0.09% से कम कार्बन कर देते हैं तो इट प्रोड्यूस्ड कॉल्ड स्टेनलेस स्टील, जिसे हम लोग प्योर एसएस बोलते हैं।
एसएस का यूज कहाँ पे करते हैं? जितने भी बर्तन वगैरह बनाने होते हैं, ताकि वहाँ पे कोरोजन उसमें ना लगे और वो बर्तन हमारे लॉन्ग लाइफ चलते रहें। तो ये हमारे होते हैं। आगे देखो, मार्जिन स्टील क्या होते हैं? मार्जिन स्टील क्या होता है कि आयरन बेस्ड निकिल कॉमा कोबाल्ट। इसमें निकिल और कोबाल्ट की क्वांटिटी को हम लोग मिलाते हैं, लेकिन निकिल आपका 18 होगा और कोबाल्ट आपका कितना होगा? 8 होगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। 4 ऑप्शन बनते हैं। मार्जिन स्टील हैज, मार्जिन स्टील हैज, ऑप्शन ए आपका दे देगा, ऐसे दे देगा, देखिए ये दे देगा 18 निकिल कॉमा 12 CO। ऑप्शन बी दे देगा 12 निकिल कॉमा 18 CO। ऑप्शन सी दे देगा 18 CO कॉमा 8 निकिल। अब लास्ट में आपका डी ऑप्शन दे देगा 18 निकिल कॉमा 8। अब इसमें देखो 2 ऑप्शन आपको सेम यहां नजर आएंगे, 18 निकिल और 12 CO, 12 निकिल एंड 18 CO। आपको यहीं से लगने लगेगा कि जरूर इसी क्वेश्चन में आपको सही, मतलब सही को आंसर नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों में लगभग सेम आपको आंसर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 निकिल एंड 8 कोबाल्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसे नियरेस्ट आंसर गलत होने के चांसेस, ये हमारा हो गया। आगे बात कर रहे हैं हाई फ्रैक्चर टफनेस। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, फ्रैक्चर और टफनेस, टफनेस का मतलब हमने आपको बताया था एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर रैप्चर इज कॉल्ड टफनेस। तो ये जरूर आपको याद रखना चाहिए। अब देखो 5 मोलिब्डेनम, यहाँ देखो CO का मतलब क्या है? कोबाल्ट, और Ni का मतलब क्या है? निकिल। ये जरूर ध्यान देना, इसमें निकिल प्लस कोबाल्ट मिलाया जाता है। निकिल आपका क्या करता है? डक्टिलिटी या सॉफ्टनेस को बढ़ाता है, डक्टिलिटी और सॉफ्टनेस को बढ़ाता है। और कोबाल्ट एज ए बाइंडर यूज किया जाता है। कोबाल्ट एक बाइंडर की तरह यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, यदि 5 मोलिब्डेनम को भी हम इसमें यूज कर लें, साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम को हम लोग यूज कर लें, तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ जाता है। कौन सी स्ट्रेंथ? एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो इस तरीके की स्टील को हम लोग बोलते हैं मार्जिन स्टील। चलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हाई स्पीड स्टील, जो हमारे 18-4-1 या 18-8 वाले स्टील हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।